चलो अभी हम बेटा चैप्टर पढ़ रहे हैं जिसका नाम है ई वे बिल। सबसे पहले समझो कि ये ई वे बिल क्या होता है और क्यों हमें ई वे बिल फाइल करना, या गवर्नमेंट ने ई वे बिल का कंसेप्ट क्यों लाया। ई वे बिल जो है बेटा वो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के लिए आया है। ई वे बिल जब हमारी आर्टिकल एक स्टेट से दूसरे स्टेट या कहीं भी ट्रांसपोर्टेशन होती है तो वहाँ पे क्या लगता है बेटा, ई वे बिल का कंसेप्ट अप्लाई होता है। अब ई वे बिल क्यों आया, पहले प्रॉब्लम ये होती थी कि जब भी आपने देखा होगा हाईवे वगैरह पे ट्रक ओनर्स को, ट्रक ड्राइवर्स को रोका जाता है और ट्रक खड़ी रहती है और पुलिस वाले चेकिंग कर रहे थे। क्या चेक कर रहे होते हैं? आपके ट्रक में क्या लोड है, आपके ट्रक में क्या लोड है वो चेक कर रहे होते हैं। ठीक है, तो लॉ मेकर ने क्या बोला कि भैया ई वे बिल आने से फायदा क्या हो। अब देखो पहले प्रॉब्लम ये होता था कि एक ट्रक मान लो महाराष्ट्र से, मुंबई से पुणे जा रही है, एक ट्रक को मुंबई से पुणे जाने में 2-2 दिन लग जाते थे। क्यों? पुलिस वाले जो थे कहीं ना कहीं खड़े हो जाते थे बीच में, ठीक है, और ट्रक को रोक लिया, आधे घंटे तक उनके साथ ये दिखाओ वो दिखाओ सब वो चेक करते रहते थे। ठीक है, इससे क्या होता था कि एक ट्रक को जो टाइम पे आर्टिकल पहुंचाना होता था वो आर्टिकल वो नहीं पहुंच पाता था। इसी वजह से कंसेप्ट क्या लाया, ई वे बिल का। यानी आज के दिन क्या होगा कि जो सप्लायर ऑफ गुड्स होगा उसको एक बिल जनरेट करना होगा जिसका नाम क्या होगा, ई वे बिल, और इसको अपलोड करना पड़ेगा जीएसटी पोर्टल पे। तो अब जो ट्रक ड्राइवर्स को रोका जाता था वो उतना नहीं रोका जाएगा। अगर किसी भी पुलिस वाले ने ट्रक ड्राइवर को रोका तो 30 मिनट्स के अंदर में उनको रिलीज करना होगा। अगर 30 मिनट्स के अंदर में आपने रिलीज नहीं किया तो भैया आपके लिए क्या हो जाएगा, पनिशमेंट। 30 मिनट से ज़्यादा आप उसको रोक नहीं सकते। करेक्ट है। तो देखा जाए एक हैशल फ्री मूवमेंट के लिए हमने क्या बनाया बेटा, ई वे बिल बनाया। ठीक है, तो देखो मैंने क्वेश्चन आंसर फॉर्म में लिखा, टोटल 11 या 12 क्वेश्चन हम पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन, व्हाट इज ई वे बिल, क्या लिखा हुआ है, ई वे बिल इज बेसिकली अ कंप्लायंस मैकेनिज्म वेयर इज बाय द पर्सन कॉजिंग द मूवमेंट ऑफ गुड्स। ठीक है, पर्सन कॉजिंग द मूवमेंट ऑफ गुड्स। आपसे किसी ने पूछा ई वे बिल कौन जनरेट करेगा, तो सिंपल क्या बोलोगे, जो गुड्स को मूव कर रहा है वो ई वे बिल जनरेट करेगा। अगर मैं गुड्स को मूव कर रहा हूं तो मैं ई वे बिल जनरेट करूंगा। आप गुड्स को मूव कर रहे हैं तो आप ई वे बिल जनरेट करेंगे। जो भी गुड्स को मूव करेगा वो क्या करेगा, ई वे बिल जनरेट करेगा। मैं रिमूव कर रहा हूं तो मैं, फॉर एग्जांपल मैं आर्टिकल जानवी को सप्लाई कर रहा हूं, दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, जानवी आई मेरी प्रीमाइसेस पे और आर्टिकल लेके गई, तो गुड्स को मूव किसने किया, जानवी ने ना, तो जानवी ई वे बिल जनरेट करेगी। मैं जानवी के घर पे आर्टिकल की डिलीवरी कर रहा हूं, अब गुड्स को मूव कौन कर रहा है, मैं ना, तो मैं ई वे बिल जनरेट करूंगा। ठीक है, इसलिए वहां पे क्या लिखा हुआ है, द पर्सन हु कॉजिंग द मूवमेंट ऑफ गुड्स, जो गुड्स को मूव करेगा वही क्या जनरेट करेगा बेटा, ई वे बिल। कहां पे जनरेट करेगा, जीएसटी पोर्टल पे। इतनी बातें समझ में आ गई। क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर। तो आपसे किसी ने पूछा कौन ई वे बिल जनरेट करेगा, तो क्या बोलोगे, जो गुड्स को मूव कर रहा है वो ई वे बिल जनरेट करेगा। चलिए अब आते हैं हु विल जनरेट द ई वे बिल। तो हमने अभी पढ़ लिया, जो गुड्स को मूव कर रहा है वो क्या करेगा बेटा, ई वे बिल जनरेट करेगा। ध्यान सुनना, ई वे बिल 2 है बेटा, EWB01, EWB02। EWB01 वो जनरेट करेगा जिसने गुड्स को मूव किया है, और EWB02 ट्रांसपोर्टर। याद रहेगा, EWB01 कौन मूव करेगा, जो गुड्स को मूव कर रहा है, और EWB02 कौन जनरेट करेगा, ट्रांसपोर्टर। फॉर एग्जांपल मेरी आर्टिकल जा रही है मुंबई से दिल्ली, मैं गुड्स को रिमूव कर रहा हूं, मैं जनरेट करूंगा EWB01। ठीक है, करेक्ट है। और मेरा मान लो ट्रक, मैंने ट्रांसपोर्टेशन कंपनी हायर की है रोहन की, तो रोहन जनरेट करेगा EWB02। याद रहेगा, ट्रक का मालिक EWB02 और जो गुड्स को मूव कर रहा है वो EWB01। कोई दिक्कत यहां तक? आ जाइए। अब लिखा हुआ है व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ ई वे बिल। ठीक है, तो वहां पे 3 इंपॉर्टेंस लिखे हुए बेटा। पहला लिखा हुआ है हैशल फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स। इस इंपॉर्टेंस को मैं भी मानता हूं कि ठीक है, आज के दिन गुड्स का मूवमेंट हैशल फ्री हो गया। हैशल फ्री का मतलब पहले जो पुलिस वाले तंग करते थे वो अब नहीं करेंगे, उतना रिस्ट्रिक्शन अब नहीं रहा, तो हैशल फ्री मूवमेंट हुआ। लेकिन नीचे की जो 2 बातें लिखी हुई है ना बेटा, बकवास बातें लिखी गई है। ये अपन ने कॉपी पेस्ट किया है, ये लॉ मेकर की सोच है, लेकिन
ऐसा बोलना बिल्कुल गलत है। सेकेंड पॉइंट देखो क्या लिखा हुआ है, इफेक्टिव टूल टू ट्रैक द मूवमेंट ऑफ गुड्स। बहुत ही इफेक्टिव टूल है जिससे हम गुड्स के मूवमेंट को क्या कर सकते हैं, ट्रैक कर सकते हैं। अब कोई भी गवर्नमेंट या जिसने ये लॉ बनाया है वो मुझे बता दे कि वो मूवमेंट को ट्रैक कैसे करेगा। मैं एक लूप होल निकाल के बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मैंने रोहन का ट्रक हायर किया, करेक्ट है। अब रोहन के ट्रक पे मेरा आर्टिकल लोड हो रहा है, तो मैं क्या जनरेट करूंगा, EWB01 जनरेट करूंगा। अब EWB01 में मैंने आर्टिकल दिखाए 100 आर्टिकल मैंने दिखाए और ट्रक पे लोड किए 300। क्या ट्रैक कर पाओगे? मैंने दिखाया कितने 100। अब मुझे बताओ, क्या पुलिस वाले रास्ते में चेकिंग करेंगे? नहीं ना, हैसल फ्री मूवमेंट है, चेकिंग नहीं करेंगे। निकाल दिया मैंने लूप होल। तो ये जो बोल रहे कि इफेक्टिव टूल है ट्रैक द मूवमेंट ऑफ गुड्स, एक बात मुझे बताओ, कितने इंडिया के ट्रक है जिसमें जीपीएस लगा हुआ है? नाक के बराबर जीपीएस लगा। तो तुम ट्रैक कैसे करोगे गुड्स कहां गई? करेक्ट है। दूसरा लिखा हुआ है जो तो सबसे बड़ा जोक है बेटा, कंट्रोल द टैक्स इवेजन इन द कंट्री। बेटा टैक्स चोरी बढ़ेगी। आधी ट्रक मैं कोई और आर्टिकल डालूंगा, आधी ट्रक कोई और आर्टिकल डालूंगा। तुम ट्रक के अंदर वाली आर्टिकल तो नहीं निकालोगे। जब भी निकालोगे कहां निकालोगे? गेट वाली आर्टिकल निकालोगे ना, पीछे वाली ट्रक। अगर मान लो मेरा 15 फीट का ट्रक है तो क्या तुम 15 फीट के ट्रक को चेक करोगे? नहीं ना। निकालोगे भी तो कहां? फ्रंट से 4 बॉक्स खोलोगे, 4 बॉक्स में नॉर्मल आर्टिकल, अंदर सारे के सारे क्या रखूंगा मैं? स्मगलिंग वाले आर्टिकल। तो ये दो बात लिखना बेटा बिल्कुल गलत है। अब हमारे मॉड्यूल में लिखा हुआ है, गवर्नमेंट की सोच है, चलो हम पढ़ लेते हैं, एग्जाम में लिख के आ जाएंगे, दिक्कत नहीं, मार्क्स मिल जाएगा, पास हो जाएंगे। अपन को सिर्फ पास होने से मतलब है। तो 3 बातें समझ में आ गई बेटा। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ ई वे बिल। चलिए अब आते हैं ई वे बिल। ध्यान से 001 समझा रहा हूं बेटा। EWB01 के 2 पार्ट होते हैं बेटा, पार्ट ए और पार्ट बी। कितने पार्ट होते हैं? 2 पार्ट। कौन कौन से? पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए क्या क्या लिखना होता है सुनना, ये एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा, कंटेंट ऑफ EWB01। ठीक है, तो देखो पार्ट ए में क्या लिखा होगा, जीएसटी नंबर ऑफ सप्लायर, प्लेस ऑफ डिस्पैच, जीएसटी नंबर ऑफ रिसिपेंट, प्लेस ऑफ डिलीवरी, इनवॉइस नंबर, इनवॉइस डेट, वैल्यू ऑफ गुड्स, HSN कोड। ठीक है, उसमें जब ये नोट्स दूंगा ना तो थोड़ा चेंज कर लेना। अभी मैंने अमेंडमेंट बताया था कि 1 करोड़ से लेके 5 करोड़ तक कितना होता है? 4 डिजिट, और 5 करोड़ से ज़्यादा होगा तो 6 डिजिट, बस वो चेंज कर लेना। रीज़न फॉर ट्रांसपोर्टेशन, क्यों तुम ट्रांसपोर्ट कर रहे हो, मतलब तुम्हें बताना पड़ेगा सप्लाई कैसा वाला है, गुड्स है या सर्विस है। समझ में आ रहा? अच्छा, पार्ट भी बहुत इंटरेस्टिंग है बेटा। व्हीकल नंबर बताना है तुम्हें फॉर रोड, व्हीकल नंबर फॉर रोड। इसका मतलब समझना, अगर तुम्हारा आर्टिकल लॉरी के थ्रू जा रहा है तो उसका व्हीकल नंबर होगा। ट्रक का नंबर होता है ना, ट्रेन का नंबर होता है, ट्रेन का नंबर होता है, वो नलायक, वो इंजन नंबर होते हैं, वो इंजन नंबर होते हैं। ट्रेन का नंबर नहीं होता, वो इंजन नंबर होते हैं, वो डब्बे का नंबर होता है, कोई ट्रेन का नंबर नहीं। ऐसा देखा MH0247, वो तो अलग, उनका अपना कोडिंग नंबर है। ट्रेन का नंबर होता है। अच्छा, फ्लाइट एरोप्लेन का नंबर देखा है? शिप का नंबर देखा है? जहाज का? नहीं ना। तो बेटा याद रखना, व्हीकल नंबर सिर्फ किसकी जाएगी? रोड की। मतलब ट्रक से आर्टिकल जा रहा है तो सर फिर तो हमने स्मगलिंग यहीं सीख लिया। ट्रक से ना भेज के किससे भेजेंगे? ट्रेन से, शिप से। और बेटा टेंशन ना ले, याद कर, जब मैंने कस्टम पढ़ाया था और जिनको नहीं पढ़ाया उनको पढ़ाऊंगा, कस्टम में याद आ रहा बिल ऑफ एंट्री, बिल ऑफ लैडिंग, एयरवे बिल, जिनको कस्टम पढ़ा रखा उनको याद आ रही होगी ये बातें। एयरवे बिल, तो वहाँ पे बेटा एयरवे बिल की कॉपी लगानी होती है, बस नंबर नहीं जाएगा लेकिन क्या जाएगा? एयरवे बिल जाएगा, बिल ऑफ लैडिंग। जिन्होंने कस्टम नहीं पढ़ा उनको बताऊंगा कस्टम में। और सेकंड क्या लिखा हुआ है बेटा? ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट नंबर, मतलब जो ट्रक है ना, ट्रक का RC बुक होता है ना, RC, उसकी कॉपी। समझा? ये सब कौन फिल करेगा? कौन फिल करेगा ये सब? जो EWB01 जनरेट कर रहा है, जो EWB01 जनरेट कर रहा है। कोई दिक्कत? चलो अब क्वेश्चन नंबर 5, मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी से आएंगे। सर EWB01 कब जनरेट करना है? EWB01 कब जनरेट करना है? तो ध्यान से, लॉ मेकर ने क्या बोला, EWB01 तब जनरेट होगा जब कंसाइनमेंट की वैल्यू 50,000 से ज्यादा होगी।
कंसाइनमेंट की वैल्यू 50,000 से ज्यादा होगी। अब ध्यान से बेटा, ये जो 50,000 की वैल्यू है ना, इंक्लूडिंग टैक्स लगा के, मान लो रोहन को मैं 40,000 की गुड्स भेज रहा हूं, उसके ऊपर 11,000 का टैक्स है, तो 40,000 प्लस 11,000 कितना हो गया? 51,000 जनरेट करना पड़ेगा EWB 01। समझ में आ गया? टैक्स मिला के अगर तुम्हारा अमाउंट 50,000 से ज्यादा हो गया तो तुम्हें क्या जनरेट करना पड़ेगा? EWB 01 जनरेट करना पड़ेगा। समझ में आ गया क्या बोला मैंने? तो जब भी आपकी आर्टिकल की सप्लाई कितने से ज्यादा हो जाएगी बेटा? 50,000 से ज्यादा, आपको EWB 01 जनरेट करना पड़ेगा। पॉइंट नंबर ए। अब आ जाओ पॉइंट नंबर बी। अगर ई कॉमर्स ऑपरेटर होगा या कुरियर एजेंसी होगा, ध्यान सुन बेटा, अगर मान ले मेरी आर्टिकल कुरियर के थ्रू जाती है, मेरी आर्टिकल कुरियर के थ्रू जा रही है, तो अब ई वे बिल कौन जनरेट करेगा? कुरियर वाला। या तो मैं जनरेट कर दूं या मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कुरियर वाले को बोल सकता हूं कि तुम बेटा EWB 01 जनरेट कर दो। अगर मान लो कुरियर वाले ने जनरेट नहीं किया तो असेसी इन डिफॉल्ट मैं माना जाऊंगा। मेरी आर्टिकल किसके थ्रू जा रही है? कुरियर के थ्रू, तो कौन जनरेट करेगा? कुरियर एजेंसी को मैं अपना राइट ट्रांसफर कर सकता हूं। ठीक है, नेक्स्ट। अगर तुम्हारा जॉब वर्कर का केस होगा, ध्यान से बेटा, जॉब वर्कर को आर्टिकल ट्रांसफर कर रहे हो। जॉब वर्कर का मतलब, मैं मान लो मैं एक सप्लायर हूं, ठीक है, मैं बीड़ी बना के बेचता हूं, लेकिन मैं बीड़ी खुद नहीं बनाता, मैं बीड़ी बनाने के लिए रोहन को बोलता हूं। तो रोहन कौन है? मेरा जॉब वर्कर। तो रोहन को मैं रॉ मटेरियल देता हूं, रोहन बीड़ी बनाता है, फिर मुझे बीड़ी वापस कर देता है, तो रोहन क्या कहलाएगा? जॉब वर्कर। तो लॉ मेकर ने क्या बोला कि EWB 01 जो है जॉब वर्कर के केस में मैंडेटरी बनेगा, वहां पे 50,000 की वैल्यू नहीं देखनी है। एक्सेप्शन हो गया बेटा, समझ में आ गया? जॉब वर्कर के केस में 50,000 की वैल्यू नहीं देखनी है, वहां पे EWB 01 मैंडेटरी होगा। ठीक है, आगे वॉलेंटरी जनरेशन ऑफ EWB 01। मान लो मेरी आर्टिकल 50,000 से कम में सप्लाई कर रहा हूं, फिर भी मैं EWB 01 जनरेट करना चाहता हूं, बिंदास जनरेट करो। मैं 51 से कम आर्टिकल सप्लाई कर रहा हूं, फिर भी मैं EWB 01 जनरेट करना चाहता हूं, बिंदास जनरेट करो। क्लियर है? एंड लास्ट हैंडीक्राफ्ट गुड्स। हैंडीक्राफ्ट गुड्स में अगेन 50,000 का कंसाइनमेंट नहीं देखना है, 50,000 का कंसाइनमेंट नहीं देखना है। समझ में आ गया? याद रहेगा? तो दो लोगों में 50,000 की वैल्यू नहीं देखनी है। कब? जॉब वर्कर और हैंडीक्राफ्ट, इनको मैंडेटरी EWB 01 जनरेट करना होगा। समझ में आ गया? चलो, अब प्रज्ञा क्या पूछ रही है? अमित सर एक डाउट है माइंड में। सर आपने बोला 50,000 से ज़्यादा का वैल्यू होगा तो EWB 01 जनरेट होगा। सर मेरा डाउट ये है कि मान लो ऐसा एक एग्जाम्पल लेते हैं, रोहन ट्रांसपोर्ट कंपनी का ओनर, ठीक है, अब रोहन जो है अपने ट्रक में टोटल 20-30 लोगों का गुड्स लेके जा रहा है, लेकिन किसी का भी 50,000 से ज़्यादा नहीं है, लेकिन पूरे ट्रक में 5 लाख की आर्टिकल है। समझ में आ रहा है मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं? रोहन बहुत लोगों का आर्टिकल लेके जा रहा है, रोहन बहुत लोगों का आर्टिकल लेके जा रहा है, किसी का भी 50,000 से ज़्यादा नहीं। मान लो रोहन जानवी की भी आर्टिकल लेके जा रहा है, मेरी भी आर्टिकल लेके जा रहा है, शिखा के भी आर्टिकल लेके जा रहा है, ये परनीत का भी आर्टिकल, सबका लेके जा रहा है, किसी का भी 50,000 से ज़्यादा नहीं है। तो मुझे बताओ किसी ने भी EWB 01 जनरेट किया होगा? नहीं। लेकिन रोहन के ट्रक में 5 लाख की आर्टिकल है। तो अब सवाल उठा, सर EWB 01 कौन जनरेट करेगा? बोला ट्रक वाला। कौन जनरेट करेगा भाई? ट्रक ओनर को जनरेट करना पड़ेगा। तो EWB 01 में 2 पार्ट थे, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए की भी फिलिंग कौन करेगा? ट्रक ओनर। पार्ट बी की भी फिलिंग कौन करेगा? ट्रक ओनर। आ रही है बातें समझ में? चलो एग्जाम्पल नंबर 1 देखो और मुझे आंसर बताना। पेज नंबर हम 2 पे हैं। अ ट्रक कंटेन्स 3 कंसाइनमेंट। 3 कंसाइनमेंट है बेटा ट्रक में, ठीक है। एक 55,000 का इनवॉइस है, एक 35 का है और एक 90 का है। बताओ कौन कौन से इनवॉइस का EWB 01 जनरेट होगा? सर 55 वाले का और 90 वाले का। 35 वाले का जनरेट नहीं होगा क्योंकि वो 50,000 से कम है। कोई दिक्कत? चलो क्वेश्चन नंबर 2। मिस्टर ऋषि सेंट गुड्स टू जॉब वर्कर 25,000 रुपये का। बताओ EWB 01 जनरेट करेंगे? हाँ सर, मैंडेटरी करना पड़ेगा क्योंकि इसके लिए 50,000 की लिमिट नहीं है। नेक्स्ट, मिस्टर राज एक अनरजिस्टर्ड पर्सन है, हैंडीक्राफ्ट गुड्स सेंड कर रहा है 45,000 का। बताओ ई-वे बिल जनरेट होगा? हाँ सर, यहाँ पर भी 50,000 की लिमिट नहीं है। नेक्स्ट, वेदर ई-वे बिल में बी जनरेटेड इफ द कंसाइनमेंट वैल्यू इज लेस देन 50,000।
क्या 50,000 से कम की कंसाइनमेंट है, क्या मैं ई वे बिल जनरेट कर सकता हूं? हाँ सर, आपकी मर्जी, वॉलंटरी बेसिस पे कर दीजिए। आ रही है बातें समझ में? क्वेश्चन नंबर 5 सबको क्लियर हुआ? एग्जाम का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 करेक्ट है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6, हाउ विल द कंसाइनमेंट वैल्यू ऑफ सप्लाई फॉर द पर्पस ऑफ जनरेशन ऑफ ई वे बिल इज टू बी कंप्यूटेड। अब बेटा वो 50,000 की वैल्यू कैसे कंप्यूट करनी है, सुनने पे ध्यान देना। वो जो वैल्यू निकालनी है 50,000 कैसे निकालनी है, तो लॉ मेकर ने क्या बोला, तुमने जो इनवॉइस में, अच्छा सेक्शन 15 हमने पढ़ा था वैल्यूएशन ऑफ सप्लाई वाला, सेम वैसे ही निकालना है। जिन्होंने सेक्शन 15 नहीं पढ़ा उनको मैं अलग से पढ़ाऊंगा, अभी रट्टा मारो। सेक्शन 15 में जो तरीका बताया था वैसे ही निकालना है, लेकिन इसमें 2-3 बातें याद रखो। पहला, आपने जो इनवॉइस में वैल्यू दिखाया वही लोगे, ठीक है। इशूड इन रिस्पेक्ट ऑफ सेड कंसाइनमेंट, जिस कंसाइनमेंट की बात का उसके रिगार्डिंग आपने जो भी इनवॉइस जनरेट किया वो लोगे, और ऐड करोगे क्या, सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी, जो भी टैक्स है बेटा जीएसटी का वो सब ऐड करोगे, लेकिन एक्सक्लूड कर देना क्या, एग्जम्प्टेड सप्लाई ऑफ गुड्स। क्या एक्सक्लूड कर देना, एग्जम्प्टेड सप्लाई ऑफ गुड्स। तो देखो सारी वैल्यू ऐड होगी, सिर्फ कौन सी वैल्यू निकाल देनी है, एग्जम्प्टेड सप्लाई। एग्जम्प्टेड सप्लाई की वैल्यू क्या कर देनी है, निकाल देनी। अब आपकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 50,000। अब क्या जनरेट होगा, EWB 01, याद रहेगा पक्का। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बेटा। क्वेश्चन नंबर 7, हाउ टू एंटर इनवॉइस and who shall have to enter the details of e-way bill by how distance must be computed in case of bill to ship to transaction। सबसे पहले समझते हैं bill to ship to transaction कैसे होता है। चलो आप पहले मुझे बताओ, अगर मान लो मेरा भाई दिल्ली में रहता है और मैं भाई के बर्थडे पे उसको एक गिफ्ट देना चाहता हूँ, तो मैंने मुंबई से बैठे बैठे फ्लिपकार्ट पे एक आर्टिकल बुक की, क्या डिलीवरी दिल्ली करवा सकता हूँ? करवा सकता हूँ ना। एक बात मुझे बताओ, अब मेरे फ्लिपकार्ट में मेरा अकाउंट होगा, ठीक है, तो डिलीवरी कौन सा पिक किया मैंने, दिल्ली वाला, लेकिन बिल कहाँ से जनरेट होगा, मुंबई से। इसी को बोलते हैं बिल टू शिप टू मॉडल। बिलिंग एड्रेस अलग है, शिपिंग एड्रेस अलग है, इसी को क्या बोलते हैं बेटा, बिल टू शिप टू मॉडल, ठीक है। तो पहले क्या होता था भैया, 3-3 इनवॉइस जनरेट होते थे। अभी क्या बोल रहे हैं, ना भैया एक ही इनवॉइस जनरेट होगा, एक ही इनवॉइस क्या होगा, जनरेट होगा। उसी पे क्या लिखा होगा, बिलिंग एड्रेस, उसी पे क्या लिखा होगा, शिपिंग एड्रेस। कभी तुम अमेजोन से या फ्लिपकार्ट से आर्टिकल मंगाते हो, कभी उसका इनवॉइस देखा गौर से? ना सर, आर्टिकल मिल जाए वही काफ़ी है, इनवॉइस कौन देखता है, ठीक है। इनवॉइस थोड़ी देखते हैं, और देखते भी है तो सिर्फ ये देखते हैं कि भैया वो फ्लिपकार्ट वाला एजेंट जो आया कितना ले रहा है, 3500, तो क्या उस पर 3500 लिखा है या नहीं, बस यही देखते हैं और तो कुछ देखते नहीं है। कभी गौर से बेटा इस चैप्टर को पढ़ने के बाद अभी अगर कोई भी आर्टिकल मंगाना फ्लिपकार्ट से, अमेजन से, गौर से उस आर्टिकल को, बिल को पढ़ना और देखना, वहाँ पर शिपिंग एड्रेस और बिलिंग एड्रेस दोनों लिखा होगा, ठीक है। कभी पढ़ना बिल टू शिप टू। अब देखो आज के दिन EWB 01 में एक ही में सब कुछ लिखा होगा बेटा। क्या लिखा होगा, प्लेस ऑफ डिस्पैच, बिल किसके नाम पे है और शिपिंग कहाँ होगा। अब मुझे बताओ, क्या कभी अमेजन का एजेंट या जो अमेजन की आर्टिकल लेके आता है, क्या तुम्हारे बॉक्स में 3-3 इनवॉइस दिखे, बिलिंग एड्रेस का अलग, शिपिंग का एड्रेस अलग, और डिलीवरी जहाँ पे होगा अलग एड्रेस? नहीं ना, एक ही इनवॉइस दिखता है। तो पहले क्या होता, 3 इनवॉइस, अभी क्या होगा, एक ही इनवॉइस में 3 चीज लिखा होगा, क्या, बिलिंग एड्रेस, शिपिंग एड्रेस और प्लेस ऑफ डिस्पैच। याद रहेगा पक्का, कोई डाउट? ये क्वेश्चन आएगा बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 8, बहुत सिंपल। व्हाट विल हैपन इफ द कंसाइनमेंट वैल्यू ऑफ गुड्स कैरियर थ्रू अ ट्रांसपोर्टेशन इज मोर देन 50,000? समझाया था भैया, कंसाइनमेंट में इंडिविजुअल पर्सन की जो कंसाइनमेंट है वो 50,000 से कम है, लेकिन एग्रीगेट 50,000 से ज्यादा है। एग्रीगेट क्या है बेटा, 50,000 से ज्यादा है। कंसाइनमेंट की वैल्यू कम है बेटा, एग्रीगेट क्या है बेटा, 50,000 से ज्यादा है। तो लॉ मेकर ने क्या बोला, अब इस केस में क्या होगा बेटा, कौन जनरेट करेगा EWB 01? ट्रांसपोर्टर। कौन जनरेट करेगा EWB 01? ट्रांसपोर्टर। क्लियर है? अब बहुत इंटरेस्टिंग चीज, अब देखो चोरी सिखाता हूं, ठीक है। और लॉ मेकर ने अपन को चोरी सिखाया, बोला भैया एक केस में EWB 01 जनरेट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। एक केस में EWB 01 जनरेट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। कब? ध्यान से देखो क्या लिखा, वेयर द गुड्स आर ट्रांसपोर्टेड फॉर अ डिस्टेंस अप टू 50 किलोमीटर विद इन द स्टेट और यूटी फ्रॉम अ प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ द कंसाइनर टू द प्लेस ऑफ बिजनेस टू द ट्रांसपोर्टर। ध्यान सुनो,
लॉ मेकर क्या बोल रहा है कि अगर तेरा प्लेस ऑफ डिस्टेंस जो है ना सिर्फ 50 किलोमीटर का, फॉर एग्जांपल मेरी बुक्स बेटा होल ऑफ इंडिया सप्लाई होती है, करेक्ट है, तो मैं बुक्स की बाइंडिंग करवाता हूँ महाराष्ट्र में और सप्लाई करता हूँ, ठीक है। तो मान लो मेरा दिल्ली में मान लेते हैं भारत पब्लिकेशन है, ठीक है। अब दिल्ली के भारत पब्लिकेशन को मुझे आर्टिकल सप्लाई, अपनी गुड सप्लाई करनी है, तो मैं खुद तो लेके नहीं जाऊँगा, किसी ट्रांसपोर्ट कंपनी को हायर करूँगा। तो बोला मेरे प्रीमाइसेस से उस ट्रांसपोर्ट कंपनी के प्रीमाइसेस का बीच का डिस्टेंस अगर 50 किलोमीटर तक है तो EWB जनरेट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है 01। झोल निकाल दूंगा, मैं ट्रक की बुकिंग करूंगा ओनली 49 किलोमीटर के लिए, और यहाँ से दिल्ली तक का अगर पूरा डिस्टेंस जो है 500 किलोमीटर है तो हर एक 50 किलोमीटर पे जाकर ट्रक चेंज हो गया, हो गई चोरी। एवरी 50 किलोमीटर पे जाकर मैं क्या कर दूंगा, ट्रक क्यों चेंज कर दूंगा। EWB 01 जनरेट करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, समझा। चलिए बेटा, सबसे इंटरेस्टिंग तो ये वाला है, बहुत मज़ेदार। EWB 01 की वैलिडिटी कितनी होती है भैया, जो तू ई-वे बिल जनरेट करता है ना उसकी वैलिडिटी कितनी, देखो ध्यान से, बहुत मज़ेदार चीज़ लिखा हुआ है। कार्गो अदर देन ओवर डायमेंशनल कार्गो। अब पहले ये बताओ कार्गो का मतलब क्या, शिप या ट्रक जिस पे आर्टिकल जाएगी, करेक्ट है। ओवर डायमेंशनल कार्गो का मतलब क्या, कभी कभी आपने देखा है ट्रक चींटी के चाल में चल रही होती है और ट्रक के ऊपर बहुत ज़्यादा आर्टिकल लोड कर रखा है, थाने वाले रूट में जाके देखो ट्रक एकदम डांस करते हुए नजर आती है, करेक्ट है, एकदम धीरे धीरे चल रही होती है और उनकी वजह से ट्रैफिक लगे होते हैं पूरे थाने के रूट में। क्यों, क्योंकि बेटा औकात से ज़्यादा तुमने लोड कर रखा है। आपको पता है ट्रक के वेट का वजन किया जाता है, पूरी की पूरी ट्रक बेटा एक तराजू पे चढ़ाई जाती है, पूरी ट्रक आर्टिकल लोड के साथ, और फिर वेट किया जाता है क्या तुम्हारी कैपेसिटी उतनी लायक है या नहीं है, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, होता क्या है, लॉ मेकर ने क्या बोला कि जो ओवर डायमेंशनल कार्गो होता है और जो अंडर डायमेंशनल कार्गो होता है, मतलब औकात के लिमिट में ही लोड कर रखा है तो अंडर डायमेंशनल, औकात से ज़्यादा लोड कर रखा है तो ओवर डायमेंशनल। तो देखो उसका जो ई-वे बिल की वैलिडिटी है ना बेटा 01 की वैलिडिटी, वो 100 किलोमीटर तक की होती है, 100 किलोमीटर और 1 डे, 100 किलोमीटर और 1 डे। और फिर तुम्हें दोबारा एक्सटेंशन चाहिए और 100 किलोमीटर मिलेगा एक दिन के लिए, यानी एक दिन में ट्रक को 100 किलोमीटर कंप्लीट करना पड़ेगा। कब, जब अंडर डायमेंशनल कार्गो होगा, और ओवर डायमेंशनल कार्गो होगा तो 20 किलोमीटर बेटा एक दिन में, 20 किलोमीटर तक की लिमिट है। अब इमेजिन करो, अब ध्यान से, एक ई-वे बिल जो है बेटा EWB 01 वो वैलिड होता है ओनली एंड ओनली कितने दिनों के लिए, एक दिन के लिए, ठीक है। अब एक दिन ध्यान से कहाँ से काउंट करना है, बोला 12 बजे से, 12 बजे रात से ही तुम्हारा दिन का शुरुआत हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल रोहन ने आर्टिकल ट्रक में लोड किया और 11:59 को ट्रक रवाना किया, 11:59 को या 11:45 को रात को, ठीक है। 15 मिनट बाद क्या हो जाएंगे, 12 बज जाएगा। ओ बेटा ट्रक रोक और एक ई-वे बिल और बना, हो गया तेरा वैलिडिटी, 100 किलोमीटर खत्म, गाड़ी इंजन स्टार्ट की, 100 किलोमीटर खत्म, चलो निकलो यहाँ से। रात के से ही ई-वे बिल शुरू है बेटा। अगर मान लो तुमने शाम के 6 बजे ट्रक रवाना किया तो रात के 12 बजे तक तुम्हारी वो वैलिडिटी है, फिर 12 बजे रात में दोबारा ई-वे बिल बनाओ और फिर वो अगले दिन तक रहेगा 12 बजे रात तक। समझ में आया या नहीं आया, पक्का। अब बताओ ट्रक ड्राइवर यही करता रहे, घड़ी का कांटा देखे 12 बजे, भाई रोक रोक रोक, क्या जनरेट करना अपन को, EWB 01, और एक दिन की वैलिडिटी कितनी ओनली बेटा 100 किलोमीटर। अगर तुम 100 किलोमीटर का डिस्टेंस नहीं कवर पाए तुम्हारा लैप्स है, दोबारा जनरेट करो। और ओवर डायमेंशनल कार्गो सिर्फ 20 किलोमीटर। तो आज अगर मैंने कोई ट्रक रवाना किया, ठीक है, तो आज अगर अभी मैं कोई ई-वे बिल बना रहा हूँ अभी, तो कब तक वैल्यू होगा, रात के 12 बजे तक। अब इतने दूर में मैं अपना डिस्टेंस कवर करूँ, फिर जो रात के 12 बजे बनाऊंगा फिर 100 किलोमीटर। समझ में आ गया, ऐसे करके 100 किलोमीटर तक का क्या मिलता है बेटा, एक्सटेंशन मिलता है, ठीक है। अब मान लो यहाँ से दिल्ली तक का डिस्टेंस है 500 किलोमीटर, तो कितनी बार ई-वे बिल बनानी पड़ेगी, 5 बार। समझ में आया नहीं आया, ट्रक ड्राइवर के पास अब यही काम बचा है कि भाई 5 बार मैं क्या जनरेट करता रहूँ, ई-वे बिल। क्लियर है। चलिए अब ध्यान से बेटा स्मगलिंग करना सिखाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोलता है, ई-वे बिल जनरेट करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है भाई। कब कब रिक्वायरमेंट नहीं है, तो मैंने तो बेटा सिर्फ 9 ट्रांजेक्शन्स लिखे हैं, ऐसे 10 से 12 20-22 ट्रांजेक्शन्स हैं। पहला देखो क्या लिखा हुआ है, पेट्रोल, भाई GST नहीं लगता तो काहे क्या ई-वे बिल जनरेट करूँ, ठीक है। दूसरा केरोसिन ऑयल, तीसरा पोस्टल बैगेज, देन सेमी प्रीसियस या प्रीसियस स्टोन या ज्वेलरी, करेंसी, देख रहे हो स्मगलिंग सिखा रहा है, करेंसी, नो ई-वे बिल रिक्वायर्ड टू जनरेट। नेक्स्ट
यूज्ड ऑफ पर्सनल एंड हाउस होल्ड इफेक्ट, खुद की चीजें बेटा। वेयर द गुड्स आर बेसिस ट्रांसपोर्टेड बाय नॉन मोटराइज व्हीकल। ओ भैया ई वे बिल जनरेट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है अगर तुमने नॉन मोटराइज व्हीकल का मतलब क्या है? बैलगाड़ी, साइकिल, मोटर लगे हुए क्या? नहीं ना, तो तुम मान लो साइकिल से आर्टिकल भिजवा रहे हो, भिजवाओ, बिंदास भिजवाओ, ठीक है। सर मोटरसाइकिल आएगा या मोटरसाइकिल से भिजवा सकते हैं? अब देखा जाए तो बेटा पूरे ई वे बिल में कहीं भी ऐसा तो नहीं लिखा हुआ है कि बाइक नहीं हो सकता। सब जगह देखा जाए तो ट्रक की बात कर रखी है। अब मुझे बताओ कहीं भी ट्रक स्पेशली लिखा हुआ है क्या? नहीं ना, सीधा क्या लिखा? कार्गो, जिसके थ्रू जाएगा तो बेटा बाइक भी कवर हो जाएगी। क्यों? क्योंकि मोटर लगा हुआ उसमें, समझा? अच्छा सर इलेक्ट्रिक बाइक कवर होगी क्या? इलेक्ट्रिक अभी जो आई है उसमें भी तो मोटर लगा हुआ है। क्या बोल रहा है? नॉन मोटराइज व्हीकल होगी तो नहीं, तो एक ही बचता है क्या बेटा? साइकिल या बैलगाड़ी, ठीक है। साइकिल से भिजवाओ या बैलगाड़ी से भिजवाओ, तुम्हें ई वे बिल जनरेट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है और होना भी नहीं चाहिए। भाई एक बात मुझे बताओ, बैलगाड़ी के नंबर होते हैं क्या? ठीक है, अब बैल के ऊपर थोड़ी नंबर लिखा होता भाई, ये नंबर 1 है, नंबर 2, ऐसा थोड़ी है। अच्छा भाई नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है? लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन नहीं लगेगा, पेट्रोल क्रूड नहीं लगेगा, इनके ऊपर तो जीएसटी नहीं लगता, तो काहे का ई वे बिल। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है? अगर गुड्स कहाँ जा रही है बेटा? नेपाल और भूटान, बस स्मगलिंग इसी रूट से करेंगे और ज़्यादातर स्मगलिंग इसी रूट से तो होती है, नेपाल और भूटान, समझा? आपको पता है चरस गांजा सबसे ज़्यादा कहाँ से आता है? चरस गांजा नेपाल से, और नेपाल के बॉर्डर के थ्रू ही आती है, सबसे ज़्यादा खेती उधर ही होती है चरस गांजे की। चलो बेटा, तो ये क्वेश्चन नंबर 11 बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 10 बहुत इंपॉर्टेंट है। ई वे बिल कब जनरेट करना है, कितने किलोमीटर के लिए होगा? लास्ट क्वेश्चन, भैया ई वे बिल को हम कैंसिल कर सकते हैं क्या? बोला हाँ ना, कैंसिल कर सकते हो ना, जनरेशन के विदिन 24 आवर्स। जनरेशन के विदिन 24 आवर्स में आप उसको क्या कर सकते हो? कैंसिल कर सकते हो। अच्छा सर ई वे बिल नहीं मेंटेन किया तो पेनल्टी कितनी है? ज़्यादा नहीं है बेटा, ई वे बिल की पेनल्टी है 10,000, ठीक है। और जितने गुड्स की तूने चोरी की, मतलब टैक्स का जितना चोरी किया, विच एवर इज हायर, और गुड्स भी कॉन्फिस्केट कर लेंगे। मान लो मैंने अभी बताया था ना कि भाई आधे ट्रक का तूने ई वे बिल जनरेट किया, आधे ट्रक का ई वे बिल जनरेट नहीं किया, तो अगर ई वे बिल जनरेट नहीं हुआ तो क्या होगा? उतनी वैल्यू आपने नहीं दिखाई, तो मतलब टैक्स की चोरी, तो बोला टैक्स की चोरी और 10,000 विच एवर इज हायर, और साथ में गुड्स भी क्या कर लूँगा? सीज कर लूँगा। बट ऐसा बेटा होता नहीं है, पूरा सेटिंग चलता है। आ रही है बातें समझ में या नहीं? पक्का? तो ये बेटा छोटा सा चैप्टर था तुम्हारा ई वे बिल। आता है बेटा एग्जाम में 5 मार्क्स तक का क्वेश्चन ई वे बिल से आ जाता है, ठीक है। इसका मैं नोट्स आपको अगली क्लास में दे दूंगा। क्लियर है? पक्का? चलिए, तो हमारा ई वे बिल बेटा खत्म, आज के लिए इतना ही।